आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और हम पाकिस्तान में इलेक्शन की जो तारीख़ है उसकी ट्रेन में बैठे हैं और पिछले एपिसोड में हम 1997 के इंतख़ाबात के स्टेशन तक पहुँचे थे। हमने ये बात कही थी कि 97 के जो इंतख़ाबात थे उसमें नवाज़ शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली, सेनेट में उनकी सादा अक्सरियत थी, फिर भी उन्होंने पूरी तवज्जो अपनी पोजीशन मज़बूत बनाने पर दी। अल्लाह जाने और कितनी मज़बूत अपनी पोजीशन वो बनाना चाहते थे, इसलिए उससे पहले तक किसी सिविलियन हुकूमत को इस तरह से 2/3 अक्सरियत नहीं मिली थी। इतना उन्हें शौक़ था अपनी पोजीशन को और मज़बूत बनाने का कि 13वीं और 14वीं तरमीम के ज़रिए अपनी पार्टी को डिसिप्लिन में रखने के लिए उन्होंने ये 2 तरामीम की और ज़ाहिर अक्सरियत थी तो मंजूर भी हो गई। और इन तरामीम का मकसद ये था कि ऐवान के अंदर अगर पार्टी लाइन से अलग मौक़िफ़ कोई रुकन असम्बली रखे या पार्टी के फ़ैसले के बरक्स किसी क़ानूनी बिल की रायशुमारी में अपने तौर पे वोट देना चाहे तो ये एक नाअहली का जो है सबब करार पाए। 2/3 अक्सरियत के बलबूते पे अलबत्ता ये फ़ायदा हुआ कि नवाज़ शरीफ ने जो 58 2B की तलवार थी वो सदर फ़ारूक लगारी से एक दिन अचानक वापस ले ली। अब जब 2/3 अक्सरियत मिल गई तो होना तो ये चाहिए था कि जो अपोजिशन है, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके साथ आप टॉलरेंस का सबूत दें, दिल बड़ा करें। अक्सरियत बड़ी मिली है तो दिल भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन अक्सरियत बड़ी मिल गई, दिल जो है वो छोटा हो गया और एक एहतसाब ब्यूरो कायम किया गया। अपनी हुकूमत का नहीं, साबिक़ा जो और आसपास के जो अपोजिशन के लोग हैं उनके एहतसाब के लिए। अब चले कोई बात नहीं, एहतसाब ब्यूरो आपने कायम कर दिया तो उसका जो सरबराह है वो किसी गैर जानिबदार शख्सियत को या जिसका माजी बेदाग हो उसे आप बना दें, लेकिन नहीं, एहतसाब ब्यूरो का जो सरबराह है वो हुक्मरान पार्टी और शरीफ ख़ानदान के एक वफ़ादार सेनेटर सैफुर रहमान को बनाया गया और इस एहतसाब ब्यूरो को हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो सबसे बड़ी जमात थी पीपल्स पार्टी, उस पर लिटरली छोड़ दिया गया कि जो चाहे करो। मीडिया को लगाम देने की कोशिश की, हालांकि आपको 2/3 अक्सरियत मिली हुई, मीडिया से आपको क्या ख़तरा है, लेकिन मीडिया भी वफ़ादार होना चाहिए। अच्छा, फिर अदालत उज़्मा जो है वो भी आँखों में खटकने लगी। चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ जो है वो 56 का आंकड़ा हो गया और उनकी बरतरफ़ी के मामले पे पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ये अफसोसनाक वाक़या हुआ कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे चढ़ाई हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो लिटरली 2 अदालतों में तकसीम हो गए। यानी एक दिन ऐसा भी था कि इस मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही थी। इसके अलावा आर्मी चीफ जहांगीर करामत उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी किसी सेमिनार में कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी होनी चाहिए। उसके बाद जो है शरीफ हुकूमत ने कहा आपने ऐसी बात क्यों की है, आप करना क्या चाहते हैं, ये वो फलाना। आर्मी चीफ जहांगीर करामत बेचारे शरीफ आदमी निकले, उन्होंने अपने तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, इसमें फिर ज़ाहिर है कि फ़ारूक लगारी भी तनहा रह गए। अब 58 2B की जो तलवार थी वो भी उनके हाथ से निकल गई थी और पीपल्स पार्टी जो है वैसे ही उन्हें गद्दार समझती थी, तो इंतहाई तन्हाई के आलम में उन्हें भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया और उनकी जगह नवाज़ शरीफ ने एक सादा तबीयत सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज और अपने वफ़ादार रफ़ीक तारड़ साहब को जो है सदर ममलिकत बना दिया और फिर 15वीं आइनी तरमीम भी पेश की, जिसमें वज़ीर आज़म ने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की कि बस मैं वो एक है ना, सोनिया हो जान गलियां ते विच रांझा यार फेरे, उसके अलावा कोई ना हो।
तो ये बड़ा शौक़ होता है हमारे हुक्मरानों को कि वो उनका ख़्याल होता है कि वो हमेशा के लिए आए हैं और फिर उसके बाद से उनका ज़वाल शुरू हो जाता है। फिर हमें नज़र आता है करगिल का मामला। उसमें जहांगीर करामत की जगह उन्होंने खुद ही नामज़द किया आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ को और फिर खुद ही उनके साथ पंगेबाजी शुरू हो गई। और नवाज़ शरीफ की ख़ास खूबी जो है, पॉलिटिकल कमेंटेटर कहते हैं कि पहले वो किसी जर्नल को, अपनी मर्ज़ी के जर्नल को बिल्कुल ऐसे छान भटक करके जैसे लड़की का रिश्ता नहीं तलाश किया जाता कि हाँ दामाद में ये खूबी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कर करा के जब उसे लगा लेते हैं सिपा सालार तो कुछ अरसे बाद उसी से उनकी लड़ाई हो जाती है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके साथ भी यही हुआ। कुछ गलतफ़हमियाँ हो गई। करगिल का बहुत बड़ा एपिसोड था जिसमें भारत के साथ जंग होते होते रह गई, अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा। मामला करगिल का ग़ालिबन जो है वो आर्मी की जो क़यादत थी उसके हाथ से निकलने लगा। तो उन्होंने नवाज़ शरीफ से कहा कि आप जाके कुछ सुलह सफ़ाई की कोशिश करें। बहरहाल इस दौरान जो है वो दोनों तरफ गलतफ़हमियाँ बढ़ गईं। तो एक दिन अचानक मियाँ साहब ने स्याणपति से काम लेते हुए उन्हें बरतरफ करने का फ़ैसला किया जब वो बैरून मुल्क श्रीलंका के दौरे पे थे और वो तारीख़ थी 12 अक्टूबर 1999। हुआ कुछ नहीं, आपको मालूम है कि क्या हुआ, लेकिन इस चक्कर में वज़ीर आज़म खुद हटा दिए गए और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन से बाला एक ओहदा ईजाद किया उसी रात को, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव का। कोई गुंजाइश नहीं थी आइन में, ना कहीं आइन में चीफ़ एग्ज़ेक्टिव नाम का कोई ओहदा पाया जाता है। बहरहाल उन्होंने बतौर चीफ़ एग्ज़ेक्टिव तकरीर की और इसी हैसियत में जो आइन था वो जुज़वी तौर पे मुअत्तल कर दिया। मई 2000 में यानी अगले बरस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस सवालिया और मुतनाज़ा फ़ैसले की तौसीक़ करके उन्हें साथ में हुक्म भी दिया कि वो 3 बरस में इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने तवज्जो की कि जो पाकिस्तान को दरपेश इलाक़ाई मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए और उसमें जो सरफ़हरिस्त मसला था वो ज़ाहिर है कश्मीर का चला आ रहा है। तो उन्होंने एक आउट ऑफ बॉक्स सलूशन की खातिर 20 जून 2001 को आगरा जाने से पहले, वहाँ वाजपेयी साहब की उस ज़माने में हुकूमत थी, आगरा जाने से पहले रफ़ीक तारड़ साहब को सुबुकदोश करके सदारत की टोपी भी अपने सर पे रख ली। वजह ये थी कि वो दिल्ली किस हैसियत में जाते, इसलिए कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव कोई आईनी ओहदा तो था नहीं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भारत का वज़ीर आज़म क्यों मुज़ाकरात करता, या भारत की क़यादत क्यों उन्हें लिफ्ट कराती। लिहाजा वो बतौर एक रियासत के सदर के वहाँ लैंड करना चाहते थे। तो उन्होंने रफ़ीक तारड़ साहब से ये टोपी पकड़ ली और उन्हें रवाना कर दिया गया ऐवान सदर से सलूट मार के। अच्छा, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव और आर्मी चीफ़ की टोपी ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब के पास पहले से ही थी। फिर उन्हें आगरा में वो कामयाब नहीं हो सके, वापस आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी चूँकि कह दिया था कि जनाब 3 साल के अंदर आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं, तो उन्होंने हर पिछले आमिर की तरह अपनी पोजीशन सेव करने के लिए, अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए और अपनी वफ़ादार एक नई पॉलिटिकल क्लास उभारने के लिए बल्दियाती निज़ाम जो है उसका सहारा लिया और उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ की। बाज़ तब्दीलियाँ अच्छी भी थीं, मगर रोना हमेशा इस मुल्क में अमल दरामद का ही होता है, उन पे पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी पोजीशन, इससे पहले कि वो सिविलियन हुकूमत की तश्कील के लिए इलेक्शन करवाते, सबसे पहले उन्होंने ज़िया-उल हक़ की तरह अपनी पोजीशन सिक्योर की और 30 अप्रैल 2002 को एक रेफ़रेंडम करवाया और उसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया-उल हक़ साहब की तरह 97.5% वोट लिए और यूँ वो अपने तईं 5 साल के लिए एक मुंतखब हलाल सदर बन गए। मगर
सियाने आदमी थे, आर्मी चीफ का ओहदा फिर भी नहीं छोड़ा। 21 अगस्त 2002 को उन्होंने अबूरी आइनी हुक्मनामा LFO जारी किया और ख़ुद आइन में तब्दीलियाँ करके कौमी असम्बली और हुकूमत बरतरफ करने के इख्तियारात, सर्विस चीफ्स, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी के सवाबदी इख्तियारात समेत हर वो इख्तियार जो कि उन्हें अहम लगा उन्होंने हासिल कर लिया। यानी एक तरह से नवाज़ शरीफ ने पिछले सदर से 58 टूबी की जो तलवार छीनी थी, परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में वही तलवार दोबारा दो धारी की शक्ल में आ गई। अच्छा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हर हुक्मरान की तरह कुछ स्पेसिफिक कानून साजी भी की अपने हरीफों को नज़र में रखते हुए, और हरीफ दो ही थे, नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर। मसलन ये कि चूँकि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दो बार वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो मुशर्रफ साहब ये कानून लाए कि कोई शख्स 2 बार से ज़्यादा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, मतलब तीसरी बार नहीं बन सकता। इसके बाद 10 अक्टूबर 2002 को उन्होंने आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया। एक अच्छी बात ये हुई कि ज़िया-उल हक़ के ज़माने में अक़लियतों के लिए जुदागाना इंतखाबी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम से कट गए थे। मुशर्रफ साहब ने ये जुदागाना जो निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया और अक़लियतें जो हैं अब वो मेन स्ट्रीम में उम्मीदवार भी बन सकते थे और वोट भी दे सकते थे। एक और अच्छा काम ये हुआ कि जो वोटर की उम्र थी वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई। एक और अच्छा काम हुआ, कौमी और सूबाई नशिस्तें जो हैं वो बढ़ाई गई। जनरल सीट्स पहले हुआ करती थी 207, उन्हें बढ़ा के 272 किया गया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो भी बढ़ा के 60 और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें 10 कर दी गई, और इसी तनासब से सूबाई असम्बलियों में भी नशिस्तों में इजाफ़ा हुआ। लेकिन उन्होंने एक अड़चन लगा दी कि जी जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो कम से कम ग्रेजुएट, यानी उनका ख़्याल था कि अनपढ़ लोग जो हैं या जिनके पास डिग्री ना हो वो हुकूमत नहीं चला सकते। हालांकि अगर वो तारीख़ पढ़ लेते तो उन्हें शायद अकबर आज़म को भी पढ़ने का मौका मिल जाता, जो कि अंगूठा छाप था, लेकिन उसने 52 बरस क्या शानदार तरीके से हुकूमत की थी। लेकिन ज़ाहिर है कि अब हर नया डिक्टेटर अपने आइडियाज़ अपने साथ लाता है, बाद में वो नहीं चलते। ग्रेजुएशन की शर्त एक इलेक्शन में चली, दूसरे इलेक्शन में उड़ा दी गई। तो यार लोगों ने ये किया कि अब ज़ाहिर है कि अब बुढ़ा तोता तो पढ़ने से रहा, तो वो जाली डिग्रियों का काम भी शुरू हो गया। पता नहीं कोई एक्स मदरसे से कोई सनद लेके चला आ रहा है, किसी 2 कमरे की यूनिवर्सिटी से लेके आ रहा है, तो ये भी एक धमा चौकड़ी मच गई। तो जो वो पानी की सफाई करना चाहते थे वो और गदला हो गया। अच्छा, अब क्या करें? रिवायती पार्टियां तो 2 थी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़। अब दोनों से तो उनकी जो है वो मैं कहना नहीं चाह रहा, बहरहाल बहुत शदीद किस्म का उनका था, दुश्मनी की हद तक। तो अब क्या करें? तो फिर उन्होंने उसका तोड़ ये निकाला कि ISI की मदद से जो मुस्लिम लीग नून थी उसी में से कुछ ईंटें निकाल के मुस्लिम लीग ख़ाफ बनाई और यूँ मुल्क में एक और किंग्स पार्टी का ज़हूर हुआ। अब सबको पता चल गया कि जो पावर अगर ट्रांसफ़र होगी भी तो इसी किंग्स पार्टी को होगी। पीपल्स पार्टी में भी थोड़ी सी ठोक पीक के बाद जो है तकरीबन 10 अरकान को तोड़ा गया और उन्हें फैसल साले हयात की सरकर्दगी में पीपल्स पार्टी पैट्रियट के नाम से लॉन्च किया गया। बेनज़ीर भुट्टो उस ज़माने में दुबई में खुद साख्ता जलावतनी काट रही थीं। उनके शौहर आसिफ जरदारी नवंबर 96 से मुसलसल जेल में थे और ख़ुद जो शरीफ फैमिली थी वो दिसंबर 2000 से जद्दा में मुकीम थी, और उन्होंने जो खाली सीट थी मुस्लिम लीग की सरबराही की वो मखदूम जावेद हाशमी के हवाले कर रखी थी। तो नई मुस्लिम लीग जो क़ाफ थी उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर रास्ता हमवार हो गया। पीपल्स पार्ट रजिस्ट्रेशन की पाबंदी भी लगा दी गई।
और पीपल्स पार्टी को रजिस्ट्रेशन देने से इनकार किया गया। तो उन्होंने इंतखाबात में शिरकत के लिए मखदूम अमीन फ़हीम की क़यादत में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से फिर रजिस्ट्रेशन करवाई। इस दौरान एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई कि मजहबी जमातों को पाकिस्तान के इंतखाबात में कभी भी कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं हुई। मतलब उनका जो न्यूसेंस वैल्यू है या स्ट्रीट पावर है या जो एक शोर शराबे से जो उनका एक ऑरा बनता है वो अपनी जगह, लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें कभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि 2002 के जो इलेक्शन थे उसमें अचानक से रातों रात 6 मजहबी जमातें हैं उन्होंने मुत्तहदा मजलिस अमल बना ली। लोग कहते हैं खुद ब खुद बना ली। मेरा ख़्याल है खुद ब खुद तो ये इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल वो मुत्तहदा मजलिस अमल जो है उसमें जमात इस्लामी, JUP, JUI फ़ज़ल और JUI समीउल हक़, जमीयत अहले हदीस, तहरीक इस्लामी उर्फ़ कलदम TNFJ, इन सबको मिला के एक मजहबी इत्तेहाद बन गया। और नून और PP ने मोहतात इंतखाबी मुहिम चलाई, इसलिए कि उन्हें पता नहीं था कि रियासत का मूड क्या है और इस्टेब्लिश का मूड क्या है। MMA ने खुल के 9/11 हो चुका था तो उन्होंने एंटी अमेरिका लाइन ली। और यार लोग कहते हैं कि MMA को इसलिए स्पेस दिया गया ताकि मुशर्रफ साहब हुकूमत अमेरिका को बता सकें कि भाई साहब ये मैंने रोक रखा है इन मुल्लाओं को, अगर मैं ना हुआ ना तो ये छा जाएंगे, लिहाजा आप मेरी मदद करते रहें। तो इस काम के लिए MMA इस्तेमाल हो गई। हो सकता है MMA को पता हो या ना हो। तो बहरहाल हुआ ये कि जब इंतखाबी रिज़ल्ट आए 342 के ऐवान में काफ लीग जो हार्डली 1.5-2 साल पहले पैदा हुई थी वो सबसे बड़ी जमात बन के उभर आई। 122 नशिस्तें वो ले गई। पीपल्स पार्टी को 80 मिल गई। मुत्तहदा मजलिस अमल को 61 नशिस्तें मिलीं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मजहबी सियासी जमात को इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तें मिलीं। नून जो पिछले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत ले चुकी थी उसको 19 नशिस्तें मिलीं। MQM को 17, नेशनल अलायंस मिल्लत पार्टी NP वगैरह को मजमूई तौर पर 16 नशिस्तें मिली। वोटर टर्न आउट अच्छा था, 42% तक रहा। अच्छा, पंजाब असम्बली, पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, वहाँ मुस्लिम लीग काफ को 216 जनरल सीटें मिली और नून को सिर्फ 43 सीटें मिली। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो है ना जादू टोने का काम हमारे यहाँ किस कदर ज़ोरों पे होता है कि किसको बोना बनाना है और फिर उसी बोने को अगली दफ़ा में देव बना देना है। हमारे यहाँ ये काम हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 62 जनरल नशिस्तें मिली, MQM को 41 मिली, काफ को 18, ब्ला 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 ब्ला। सरहद में अलबत्ता MMA को 66 नशिस्तें मिली और वहाँ पहली बार जो है MMA की हुकूमत सूबा सरहद में कायम हुई। इसी तरह बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत कायम हुई। अब मरकज़ में मसला था कि काफ लीग के सबसे बड़ी पार्टी तो बन के उभर आई थी, लेकिन ये है कि 172 का जो मैजिक हिंसा है उसके बग़ैर वो कैसे हुकूमत बनाती, इतने लोग नहीं थे। तो इधर उधर से तोड़ बट्टा कर करा के 10 अरकान PPP पैट्रियाट से तोड़ लिए, आज़ाद पकड़ लिए, छोटी पार्टियां जो हैं उनको इंसेंटिव दे दिया, कर करा के 172 कर लिए गए। अच्छा, अब इसमें एक चालाकी ये की गई कि मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उन्होंने आइन को जुज़वी तौर पे मुअत्तल कर दिया था और उसमें फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक थी कि जी फ्लोर क्रॉसिंग आप नहीं कर सकते, वो भी थी। तो चूँकि हुकूमत साजी के लिए लोग कम पड़ रहे थे तो 10 जो PP पैट्रियाट के अरकान थे फैसल साले हयात की क़यादत में, उनको कहा गया कि भाई आप 10 हैं ना,
आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको 10 में से 6 को वज़ीर बना देते हैं, वफाकी वज़ीर फुल फ्लेज। तो ज़ाहिर है वो आ गए, और जब ये हुकूमत तश्कील पा गई, उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है वो बहाल कर दी गई कि अब जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो एक गैर कानूनी अमल करेगा। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे बलूचिस्तान के, वो वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें भी काफ लीग को जो है वो एडजस्ट किया गया। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आइन की तमाम शिक़ें बहाल करने में कोई मज़ायक़ा नहीं था, लिहाजा आइन बहाल हो गया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, किला बना दिया है, ऐसा ही ख्याल अयूब ख़ान को भी था, और फिर ऐसा ही ज़िया-उल हक़ को भी था, तो मुशर्रफ साहब को भी था। तो अब ये चलेगा, और भाई जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा जब तक वो चाहेगा, और बाकी जो लोग हैं वो उनके इर्द गिर्द ऐसे घूमेंगे जैसे सूरज के गिर्द हमारा निज़ाम शमसी घूमता है। क्या ऐसा ही घूमा, या मुशर्रफ साहब खुद घूम गए और अपने साथ बहुत सी चीज़ें भी घुमा गए? इस पे बात हम अगली किस्त में करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।